टच कर रहा है, लेकिन ये जो फर्क है अभी भी महागठबंधन और एनडीए में ये बदल सकता है। ईवीएम के वोटों के रुझान अभी आने शुरू बस हुए ही हैं, इसीलिए थोड़ा सा और इंतजार आपको करना पड़ेगा। अभी ये मानकर मत चलिए कि बिहार में इस बार कौन जीतने वाला है, एनडीए की सरकार आएगी या महागठबंधन की सरकार आएगी। थोड़ा सा और इंतजार करिए। न्यूज 24 की स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा, मेरी सलाह आपको यही है, क्योंकि अगर आपने नजर हटाई इतने में ये आंकड़े बदल जाएंगे, इतनी तेजी से रुझान आ रहे हैं। राजकिशोर, अभी भी आपको लग रहा है कि एनडीए जैसा आप कल कह रहे थे 130 135 तक जा सकता है? ये आपका असेसमेंट अभी मेरा मानना है कि एनडीए बना रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी शीतल जी ने एक बात कही कि प्रबंधन के हिसाब से बीजेपी को आगे जाना चाहिए था। एक बात मैं कहूंगा मानक, बीजेपी ने प्रबंधन निश्चित तौर पे किया, लेकिन ऐसा नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी हो। उन्होंने एलजेपी की सीट हो चाहे आरएलएम की सीट हो, अपने स्टार प्रचारकों को, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या नितिन गडकरी, जिनको भी, मतलब मैं मोदी और अमित शाह की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इन लोगों को भी इस हिसाब से हिमंतो बिश्व शर्मा को लगाया कि क्या इनके जाने से सहयोगी की सीट पर फर्क पड़ सकता है। जैसे काराकट सीट मैंने आपको बताया था, मैं खुद गया था उसमें राजनाथ सिंह के साथ उस सीट पर। अब वहां पर कुशवाहा समुदाय के प्रत्याशी है महाबली सिंह, और वहां पर ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी वहां पर लड़ रही है। अब वहां ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि राजपूत वोट नाराज हो जाए, तो राजनाथ सिंह की वहां पर लगा दी, सबसे छोटी जनसभा थी वहां पर। लेकिन इस तरीके का मैनेजमेंट किया है अमित शाह ने वहां पर कि जिताना है तो सबको जिताना है। एनडीए का ही नाम लिया, एनडीए ही चुनाव लड़ेगा। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरएलएम की बात ही नहीं की उन्होंने, हमेशा एनडीए 5 पांडवों की बात की है। वो बात महागठबंधन नहीं दिखाई पड़ी। मैं फिर कह रहा हूं कि यही फर्क है दोनों गठबंधनों में, जिसका नतीजों पे आपको असर दिखाई पड़ सकता है। और एक बात और, दीवार फिल्म में एक डायलॉग था ना कि मेरे पास मां है, आखिर में चुनाव के बाद यही कहेंगे कि हमारे पास अमित शाह है। अच्छा, ओके राजकिशोर, बहुत गहरी बात आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल बहुत गहरी बात कह रहे हैं। देखिए, अमित शाह को बहुत समय से, करीब 10-11 साल हो गए, तब से लेकर खासतौर से उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव के बाद से 2012 नहीं, मैं 2012 से जब वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बने थे बीजेपी के, तब से नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। वो गुजरात तक सीमित थे 2014 से पहले। 2014 के बाद वो दिल्ली आए। 12 से मैंने मान लिया। मैं कह रहा हूं जब से नरेंद्र मोदी दिल्ली आए उसके बाद से अमित शाह ने राष्ट्रीय राजनीति में, बीजेपी में, केंद्रीय नेतृत्व में अपनी अलग जगह बनाई। और 2017 के यूपी चुनाव के बाद कहा जाने लगा कि वो राजनीति के नए चाणक्य हैं, जब बीजेपी को 325 सीटें जिताई। आप कह रहे हैं पर्दे के पीछे आज भी बीजेपी की सारी रणनीति अमित शाह ही तय कर रहे हैं? नहीं, और बिहार में भी इस बार पर्दे के सामने पर्देदारी नहीं है, पर्देदारी में है ही नहीं, पर्देदारी कोई नहीं। वहां पर अमित शाह अगर थे, मैं फिर कह रहा हूं, जो भी चुनाव था सारा मैनेजमेंट था, वहां पर अमित शाह के नेतृत्व में ही सारी चीजें हो रही थी और सारा मैनेजमेंट वही कर रहे थे। और मैं फिर इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये रणनीति उन्हीं की थी कि बीजेपी या कोई नहीं, सीधे एनडीए लड़ेगा, एनडीए लड़ रहा है, एनडीए लड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, सच में बीजेपी से ज्यादा ताकत कई सीटों पे लगा दी है, बीजेपी के प्रत्याशियों से ज्यादा बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने, वो अपने सहयोगियों के लिए। मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ा फर्क है। ओके, अब जरा ये आंकड़ा देखिए, जैसे राजकिशोर भी कह रहे थे और हमें भी लग रहा था कि बीजेपी इतना खराब नहीं करेगी। 37 सीटों पर अब बीजेपी आगे हो गई है, जेडीयू 41 पर है, यानी लगभग बराबर बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट अब पहुंच रहा है लगभग। लेकिन महागठबंधन में देखिए, आरजेडी और कांग्रेस में कोई मुकाबला नहीं है। लगभग 4.5 गुना ज्यादा सीटें कांग्रेस से आरजेडी फिलहाल अपनी तरफ किए हुए है। 55 सीटों पर आगे कांग्रेस, 12 पर आगे लेफ्ट, वीआईपी और आईआईपी ये बस सपोर्टिंग रोल में आपको नजर आएंगे। उसी तरह यहां देखिए, बीजेपी और जेडीयू स्ट्रांग है और बाकी 3 पार्टियां सपोर्टिंग रोल में। शीतल जी क्या कह रहे हैं? नहीं, ओवरऑल भी कुछ चेंज हुआ है ना, देख रहे हैं जो गैप पहले था, अभी आ गया था कि एनडीए आ गया था, अभी फिर एमजीबी आ गया है, लेकिन लगभग अब आसपास अब चीजें उस जगह जा रही जहां स्थिर होना शुरू होंगी। बिल्कुल, अभी 8:45 बज रहे हैं, अभी 15 मिनट की, 16 मिनट की सिर्फ ईवीएम के वोटों की गिनती हुई है। और जैसा मैं कह रहा हूं, अभी भी ये नतीजे या शुरुआती रुझान स्टेबिलाईज नहीं हुए हैं। अभी और इंतजार करिए थोड़ा सा। पर हां, इन आंकड़ों का, इस रेस का मजा लीजिए, यही है लोकतंत्र की खूबसूरती। पहले याद करिए, जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था, पूरे दिन, पूरे शाम, पूरी रात, अगले दिन दोपहर शाम में जाकर नतीजे घोषित होते थे। और हमें याद है, तब भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरे दिन काउंटिंग और विश्लेषण चलता था। सब लोग रात भर स्टूडियो में रहते थे, अगले दिन जाकर पता लगता था किसकी सरकार बनेगी। ईवीएम से जब से वोटिंग शुरू हुई है, दोपहर 12-1 बजे तक सब क्लियर हो जाता है। तो 3-4 घंटे का खेल होता है। 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई है, 12 बजे तक आपको पता लग जाएगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी को मात देते हुए नीतीश कुमार फिर से बिहार जीतने वाले हैं क्या? फिलहाल ऐसा लग रहा है कांटे की टक्कर में वो तेजस्वी यादव से उलझे हुए हैं। इधर से बीजेपी भी जोर लगा रही है, उधर से कांग्रेस पिछड़ रही है।
बीजेपी 33 सीटों पर अब 29 पर आगे हो गई, जेडीयू 41 पर है। ऐसा लग रहा है जेडीयू बीजेपी से शुरुआती दौर में एनडीए के अंदर स्ट्राइक रेट के मामले में थोड़ा आगे चल रही है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस में कोई टक्कर नहीं है। कुल मिलाकर महागठबंधन 86 सीटों पर आगे, एनडीए 78 पर आगे। अगर यही ट्रेंड रहता है शीतल जी, अगर यही ट्रेंड रहता है, इफ इट इज अ टच एंड गो, आपको लगता है कि जो शुरुआत जो एज रहेगा? नहीं, ये ट्रेंड नहीं रहेगा। ये मुझे नहीं उम्मीद है कि ये ट्रेंड रहेगा। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, लेकिन अब ये जो अभी जो दिख रहा है ये बार बार चेंज हो रहा है। हम इस पे स्थिर न हो, क्योंकि अभी तक पोस्टल बैलेट्स ही हैं जो हमारे पास आंकड़ों में दिख रहे हैं। हो सकता है कि एक आध जगह कोई ईवीएम शुरू हुई हो, लेकिन ये अभी तक पोस्टल बैलेट्स ही हैं और इन पे भरोसा करना बहुत बड़ा। ठीक है, अविनाश पासवान कुछ कहना चाह रहे हैं, जेडीयू से अविनाश पासवान भी है। अविनाश से कमेंट करिएगा, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी 34, जेडीयू 41, आरजेडी 60। मैं आपको बता दूं कि एनडीए ओवरऑल, मैं आपको बता दूं एनडीए की सरकार बन रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए महिलाओं ने जिस तरीके से वोट किया है, आप देखेंगे ये रुझान तो जो दिख रहे हैं उसके अंत में आप देखेंगे कि किस तरीके से एनडीए की सरकार वापस बन रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए दोबारा सरकार बना के और दोबारा जो कंटिन्यूटी है ग्रोथ की उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और इसीलिए महिलाएं, आप देखें तो महिलाएं इसीलिए निकली हैं अपने घरों से। और ये स्ट्राइक रेट जो इस बार का वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, वो सिर्फ इसका ओके, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीमांचल की 24 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है। 24 सीटों पर सीमांचल में और महागठबंधन आगे है। इसका मतलब असदुद्दीन ओवैसी इस बार लाख मिन्नतें करने के बावजूद महागठबंधन का दरवाजा खटखटाते रह गए। तेजस्वी यादव सीमांचल की जनता का मूड सही पड़ गए और ओवैसी को बाहर रखकर, हालांकि उन्होंने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट जब कहा तब लोग सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर अपना नुकसान कर लेंगे, लेकिन 24 सीटों पर अगर सीमांचल में महागठबंधन बढ़त ले रहा है, इसका मतलब राजकिशोर, मतलब ये कि सर्विस वाले लोग हैं जो बाहर गए हैं, अभी वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनका वोट नहीं आया है मानक, इसलिए अभी ओवैसी को पूरी तरीके से खारिज करना ठीक नहीं है, क्योंकि ओवैसी भाईजान के जो मुरीद है ना, वो सर्विस क्लास नहीं है, वो वहां पर रहने वाले लोग हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये सर्विस क्लास लोग हैं जो कि देख रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, सर्विस क्लास लोग, नौकरियों वाला तो मामला था ना भाई, पुराने माई को नए माई ने थोड़ा सा इस बार रिप्लेस किया है। जो महिला और युवा जो है ना, वो मैटर कर रहा है इस बार, वो साफ साफ दिखाई पड़ा। और युवाओं के बीच में तेजस्वी को लेकर एक पॉजिटिव था, किसी भी जाति का रहा हो, भले ही वोट ना दे रहा हो तेजस्वी को, लेकिन जो नौकरी वाली बात कही थी, सब कह रहे थे कि इम्प्रैक्टिकल, इतनी नौकरियां कहां से देंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैंने कल भी आपसे कहा था कि इस चुनाव में मानक बड़ी अच्छी बात थी, वो हिकारत भाव, वितृष्णा भाव, घृणा का भाव नहीं था किसी के प्रति। ये अच्छी बात जनता में नहीं था। जनता में नेता तो बयानबाजी करते ही, नेता तो करेंगे भैया, नेता तो कल भी वो सुनील सिंह कर ही रहे थे ना आरजेडी वाले। ओके, डॉक्टर अनु पासवान, देख लेंगे, डॉक्टर अनु पासवान। अनु, ये कांग्रेस 12 सीटों पर आ गया है सिर्फ, जबकि आरजेडी 70। ऐसा ना हो कि सिर्फ कांग्रेस के स्ट्राइक रेट की वजह से महागठबंधन हार जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी रुझान तो अभी आना शुरू हुए हैं और आगे आप देखिए कि महागठबंधन मिलके ही वो अच्छी सरकार बनाएगी। और कांग्रेस आरजेडी दोनों में ही, दोनों का जिस तरीके से साठगांठ लगातार पूरे चुनाव के दौरान चला है, आगे रिजल्ट में भी ऐसा ही दिखेगा। ओके, अब जरा उर्मिला ठाकुर को लाइए। उर्मिला जी, आपको क्या लग रहा है? 74 पर आप आगे हैं, 12 पर कांग्रेस की वजह से हार तो नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है मानव जी। आप देख रहे हैं कि शुरू से लेकर के जो 20 साल में डबल इंजन की सरकार में बिहार की जनता ने जो त्रासदी झेली है, आप देख रहे हैं कि सर्विस वाले लोग जो बैलेट पेपर की आपने गिनती का जो रुझान आया है आपके सामने, तो सर्विसमैन भी ये 20 सालों में और 11 साल की जो केंद्र की सरकार रही है वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो रुझान अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ओके, फिर से न्यूज 24 पर अपडेट देख लीजिए। महागठबंधन 100 सीटें क्रॉस कर चुका है। शुरुआती रुझानों में 150 से बल्कि 160, 170 से ज्यादा सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए 66 पर है, महागठबंधन 101 पर है, जनसुराज पार्टी 2 सीटों पर आगे है और अदर्स 2 सीटों पर आगे है। अगर यही ट्रेंड रहता